Good morning, class. Today we are going to continue our chapter, the Sultanate period. पिछली क्लास में हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा. सबसे पहले हमने इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गोरी आए और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया और उसके बाद अपने एक स्लेव को जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव अपना छोड़ गए. उसके बाद मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को सुल्तान की अपने आप को एक ऑनर करने के लिए टाइटल दे दिया सुल्तान का. ठीक है. उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश उनके दामाद जो थे, हमने पढ़ा उनके सन इन लॉ थे इल्तुतमिश आए. इल्तुतमिश ने थोड़े दिन किंगडम को संभाला. उसके बाद इल्तुतमिश की बेटी रज़िया सुल्तान ने थोड़े साल 4 साल तक किंगडम संभाला. आज हम पढ़ने जा रहे हैं खलजी डायनेस्टी के बारे में कि कैसे खलजी डायनेस्टी ने दिल्ली को ऑक्यूपाई कर लिया. जलालुद्दीन फिरोज खलजी, ही वॉज अ वीक रूलर. देखिए जलालुद्दीन फिरोज खलजी was a weak ruler. He adopted a lenient policy towards the Mongols and married one of his daughter to उलुग खान, द मंगोल लीडर. देखिए जलालुद्दीन खिलजी ने क्या करा, इन्होंने ये जो मंगोल्स थे जो इंडिया पे इन्वेड कर रहे थे उस टाइम, इंडिया पे अटैक कर रहे थे ताकि इंडिया को कैप्चर कर सके, तो उनसे लड़ने के बजाय इन्होंने क्या करा, अपनी बेटी की शादी उलुग खान से कर दी जो मंगोल के लीडर थे. Jalaluddin was succeeded by his nephew Ali Gurshab, who took the title of Alauddin and became the next ruler of Khalji dynasty. देखिए अब इनके बाद इनके जो सक्सेसर थे वो इनके नेफ्यू थे जिनका नाम था अली गुरसाब, लेकिन इन्होंने अपने आप को अलाउद्दीन का टाइटल दिया, इसलिए इनका नाम अलाउद्दीन खिलजी पड़ गया. अब अलाउद्दीन खिलजी इन्होंने 1296 से लेकर 1326 तक दिल्ली को ऑक्यूपाई करके रखा. ही वॉज अ ग्रेट जनरल एंड एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर. ही ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ सेकेंड अलेक्जेंडर. जो खिलजी थे ये चाहते थे कि मैं पूरी दुनिया पे राज करूं और ये अलेक्जेंडर बनना चाहते थे. हिज कॉन्क्वेस्ट इंक्लूडेड एनेक्सेशन ऑफ गुजरात एंड मालवा इन 1297 और इन्होंने 1297 में गुजरात और मालवा को जीत लिया. रणथंभौर को इन्होंने 1301 में जीता एंड द फोर्ट ऑफ चित्तौड़ इन मेवाड़ इन 1303. तो जो अलाउद्दीन खिलजी थे ऐसा नहीं ये अलेक्जेंडर बनना चाहते थे, लेकिन ये बहुत ही अच्छे रूलर थे. इन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ी और बहुत सी जीते भी हैं. ड्यूरिंग हिज अटैक ऑन द फोर्ट ऑफ चित्तौड़ द राजपूत वुमेन परफॉर्म्ड जोहर. देखिए अलाउद्दीन खिलजी जब ये चित्तौड़ में अटैक करा इन्होंने, तो जब वहाँ पे राजपूत वुमेन्स थी उन्होंने जौहर एक ट्रेडिशन है जिसमें अपने आप को जला दिया जाता है. दे प्रेफर टू पेरिश इन फ्लेम्स रेदर देन सबमिट टू एनिमी. तो उन्होंने सबमिट करने से की बजाय अपने आप को जौहर करना ज़्यादा सही समझा. अब हम पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ द मार्केट. अब देखिए क्योंकि अलाउद्दीन चाहता था कि वो पूरे इंडिया पे राज करे और पूरे वर्ल्ड पे राज करे, इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग आर्मी की ज़रूरत थी और एक बड़ी आर्मी के लिए और एक स्ट्रॉन्ग आर्मी के लिए को रखने का खर्च वो भी आता है. तो अलाउद्दीन ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला. इन्होंने क्या करा, अलाउद्दीन ने जो भी फूड ग्रेन्स क्लोथ्स जो भी असेंशियल चीज़ें होती थी कमोडिटीज़, उनकी इन्होंने रेट फिक्स कर दिए, एक फिक्स प्राइस कर दिया. इसके अलावा या इससे ज़्यादा कोई भी जो भी होता था, जो भी मर्चेंट होगा वो ज़्यादा नहीं बेच सकता था, तो महंगाई नहीं बढ़ती थी. कॉन्क्वेस्ट ऑफ साउथ इंडिया. अब उन्होंने चित्तौड़ गुजरात को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, उनका एक मिलिट्री कमांडर था जिनका नाम था मलिक कफूर को उन्होंने डेक्कन की तरफ भेजा. ये डेक्कन का एरिया होता है, यहाँ पर कॉन्क्वेस्ट करने के लिए उन्होंने मलिक कफूर को भेजा. बिटवीन 1309 एंड 1313 द यादवास ऑफ देवगिरी, काकतियास ऑफ वारंगल,
होयसालास ऑफ द्वारा समुद्रा एंड पांड्याज ऑफ मदुरई वॉज सबड्यूड। तो इन्होंने जो मलिक कफूर थे इन्होंने यादवास को, काकतियास को, होयसालास को और पांड्यास को हरा दिया। द रूलर्स ऑफ द्वारा समुद्रा एंड वारंगल गेव ऑल देयर वेल्थ एंड एलिफेंट टू मलिक कफूर। द रूलर्स ऑफ सदर्न इंडिया वर अलाउड टू रूल ऑन द प्रॉमिस ऑफ पेइंग द ट्रिब्यूट रेगुलरली। और जो भी जितने भी लोगों को इन्होंने हराया, यादवास को, होयसालास को, उनसे फिर ये टैक्स लिया करते थे। During Alauddin's regime, the Mongols raided the Delhi Sultanate a number of times, but he was successful in keeping the invaders under check. Alauddin's empire was as large as that of Ashoka. Ghazi Malik, a general, got Khushro Khan, the last ruler of Khalji dynasty, murdered. He then occupied the throne of Delhi. He assumed that title of Ghiyasuddin Tughlaq and started the Tughlaq dynasty. अब क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारा एम्पायर जीता इंडिया का। तो उसके बाद गाजी मलिक एक जनरल थे, इन्होंने खुसरो खान को, जो कि खिलजी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, इनको हरा दिया। और उसके बाद अपने आप को गयासुद्दीन तुगलक का टाइटल दे दिया इन्होंने खुद को। इन्होंने अपने आप को गयासुद्दीन तुगलक का टाइटल दे दिया और उसके बाद इन्होंने तुगलक डायनेस्टी की स्टार्टिंग करी। ठीक है क्लास, चलिए। द तुगलक डायनेस्टी रूल्ड फॉर अबाउट 100 ईयर्स। और तुगलक डायनेस्टी ने 100 साल तक इंडिया पे रूल किया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले रूलर गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 से लेकर 1325 तक इंडिया पर राज किया। ही असेंडेड द थ्रोन इन 1320। ही कंडक्टेड कैंपेन अगेंस्ट वैरांगल, ओडिशा एंड बंगाल टू एक्सपेंड हिज किंगडम। इन्होंने वैरांगल और ओडिशा में जाकर लड़ाई लड़ी। ही डाइड इन 1325 व्हेन अ पवेलियन बिल्ट फॉर अ पब्लिक रिसेप्शन इन हिज ऑनर कोलैप्स्ड। और ये 1325 में मर गए जब एक पवेलियन में गए थे पब्लिक को एड्रेस करने, और वो जो भी बनाया गया था बिल्डिंग वगैरह वो ढह गया और ये उसमें दब गए। उसके बाद सेकंड रूलर आया मोहम्मद बिन तुगलक। ही वॉज वेरी पावरफुल रूलर। ये बहुत पावरफुल रूलर थे। और इब्न बतूता गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिज रीन। और इब्न बतूता की किताब में हमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। He tells us that Muhammad bin Tughlaq failed because common people could not understand him. और इब्न बतूता ने कहा है कि जो कॉमन पीपल है वो मोहम्मद बिन तुगलक को समझ नहीं पाए, इसलिए वो फेल हो गए। टैक्सेशन इन दोआब। To increase revenue collection, the Sultan raised the land tax in दोआब रीजन। दोआब रीजन कहते हैं गंगा और यमुना के बीच में जो एरिया होता है, इसको दोआब रीजन कहते हैं, जहाँ पर हम भी रहते हैं। तो इन्होंने क्या करा, दोआब का जो रीजन था, यहाँ पर फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, तो क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ पर इन्होंने टैक्स को इंक्रीज कर दिया। द दोआब वॉज फेसिंग अ सीवियर फेमाइन ड्यूरिंग दिस पीरियड। और उस टाइम पर जो दोआब का रीजन था, यहाँ पर फेमाइन आ रखा था। फेमाइन जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, इसे फेमाइन ही कहते हैं, तो उस टाइम भी ऐसे फेमाइन आ रखा था। मैनी पीजेंट्स अबेंडेंड देयर लैंड। और बहुत से लोगों ने अपने खेतों में काम करना बंद कर दिया। सम ऑफ देम रिवोल्टेड, अल्टीमेटली द सुल्तान हैड टू विथड्रॉ हिज ऑर्डर। और लोगों ने फिर प्रोटेस्ट करा और फिर टैक्स को दोबारा से कम कर दिया गया। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। In 1327, Muhammad bin Tughlaq decided to transfer his capital from Delhi to Devagiri in Deccan. अब जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, इन्होंने दिल्ली से अपनी कैपिटल को हटाकर इन्होंने कहा मैं देवागिरी को अपनी कैपिटल बनाऊंगा। देवागिरी was situated in the middle of his kingdom. He ordered all his nobles, officials, learned men and many others to shift to new capital, which was renamed दौलताबाद। और इन्होंने देवागिरी को नया नाम दे दिया दौलताबाद। इन स्पाइट ऑफ मेनी अरेंजमेंट्स, द डिस्टेंस ऑफ 1500 किलोमीटर वॉज too long for the people to bear the hardship of the journey. As soon as the Sultan realized that the scheme had failed, he ordered the people to return to Delhi. This brought more misery to the people. और ये बहुत लंबा रास्ता था और उस टाइम हमारे पास ट्रांसपोर्ट का भी कोई ऐसा साधन नहीं था, तो इतने 1500 किलोमीटर की जो डिस्टेंस ट्रैवल करना, जो जर्नी थी, उसमें लोग थक गए, मरने लगे, तो इन्होंने वापस दिल्ली में जाने की डिसीजन लिया।
token currency. Muhammad bin Tughlaq had lost a great deal of his wealth due to wrong decisions. He decided to introduce token currency in brass and copper in place of gold and silver. तो देखिए, क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे ये बहुत सारा पैसा अपना गवा चुके थे, तो इन्होंने गोल्ड और सिल्वर की जगह ब्रास और कॉपर के सिक्के बनाने के ऑर्डर दिए. The Sultan issued a decree enjoining everyone to accept these coins just like gold and silver coins. This experiment also failed. और ये भी उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया. Gold and silver coin disappeared from the market and forged coins manufactured by people and their homes came into circulation. अब क्या हुआ कि जो गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स थे वो तो मार्केट में रहे नहीं. अब लोगों ने घर में ही अपने सिक्के फोर्ज करने स्टार्ट कर दिए. The treasury turned empty and the prestige of the empire suffered. और जो एम्पायर की ट्रेजरी थी वो खत्म हो गई. प्लान्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट. द सुल्तान वांटेड टू कॉन्कर पर्शिया. इन्होंने ये चाहते थे ईरान को जीते और चाइना को भी जीते. फॉर अबाउट अ ईयर ही वेंट ऑन मेकिंग प्रिपरेशन. अल्टीमेटली ही हैड टू गिव अप दिस प्रोजेक्ट. दिस पुट अ हैवी स्ट्रेन ऑन द रॉयल ट्रेजरी. और क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था तो इनको ये वाला अपना आइडिया भी छोड़ना पड़ा. Muhammad's personal life was marked by a high standard of morality. He was a great scholar who loved fine arts and music. इनको आर्ट एंड म्यूजिक बहुत पसंद थे. But as a ruler he failed. He lacked practical wisdom. He inherited a vast kingdom, but at the time of his death it was considerably reduced in size. His weakness resulted in repeated revolts in many parts of his kingdom. अब देखिए इनके पास ट्रेजरी खत्म हो गई, ठीक है, और इतना बड़ा किंगडम संभालना है. तो क्या हुआ, जैसे जैसे इन्होंने राज किया रिवोल्ट होते गए और इनसे छोटे छोटे पार्ट्स छिनते चले गए और इनका किंगडम छोटा हो गया. अब हम पढ़ेंगे कराची एक्सपेडिशन. टू सिक्योर द नदर्न फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनत, मोहम्मद बिन तुगलक सेंट एन आर्मी टू कांगड़ा रीजन, हिमाचल प्रदेश. आफ्टर अनेक्सिंग दिस रीजन द आर्मी प्रोसीडेड टुवर्ड्स तिब्बत. इट सफर्ड कैजुअलिटीज. अब देखिए साउथ में तो संभाला नहीं जा रहा था क्योंकि छोटे छोटे रिवोल्ट होते और छोटे छोटे रीजन टूटे जा रहे थे. तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम नॉर्थ में जो एरिया है यहाँ पर क्या करें, स्ट्रॉन्ग कर ले अपने आप को. तो नॉर्थ के एरिया में हिमाचल में एक जगह है कांगड़ा. वहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी आर्मी को भेजा, वो जीते और उसके बाद वो तिब्बत की तरफ निकल गए यहाँ से. लेकिन तिब्बत का जो रास्ता था वो बहुत ही खतरनाक है, तो ये लोग बहुत कैजुअलिटीज़ इनको फेस करनी पड़ी. खुरासान एक्सपेडिशन. मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइड टू ब्रिंग खुरासान इन सेंट्रल एशिया अंडर हिज कंट्रोल. देखिए अब इन्होंने सोचा क्यों ना मैं खुरासान पे, एक सेंट्रल एशिया में जगह है वहाँ पर अपना कंट्रोल करूँ. अ लार्ज आर्मी ऑफ सोल्जर नंबरिंग 3,70,000 वर रिक्रूटेड फॉर दिस पर्पस. द सोल्जर वर पेड अ ईयर्स सैलरी इन एडवांस. और इसके लिए इन्होंने सोल्जर्स को 1 साल की सैलरी एडवांस में दी थी. अ लार्ज सम ऑफ मनी वॉज ऑल्सो इन्वेस्टेड इन पर्पस ऑफ अर्ली इक्विपमेंट. और सेना के हथियार इक्विपमेंट खरीदने में भी बहुत पैसा खर्च हो गया. द अथॉरिटी ऑफ सुल्तान ऑल्सो सफर्ड अ सीरियस सेटबैक एंड अ सीरीज ऑफ रेबेलियंस फॉलोड. रिवोल्ट्स ब्रोक इन बंगाल. देखो बंगाल में रिवोल्ट हो गए, गुजरात में, वैरंगल में एंड अदर प्लेसेस. टू पावरफुल रीजनल किंगडम विजयनगर एंड बहमनी केम अप इन साउथ इंडिया एंड द डेक्कन. और इसी टाइम पर साउथ इंडिया में 2 पावरफुल किंगडम विजयनगर एंड बहमनी ये स्टेब्लिश हो गए. Muhammad bin Tughlaq became very unpopular among his people because of his schemes. He lost the trust of his subjects. He planned ambitious project of conquest that brought disgrace to the ruler and suffering to his subjects. अब मोहम्मद बिन तुगलक जितने भी डिसीजन लेते थे वो लास्ट में आगे फेल ही हो जाते थे. तो जो लोग थे अब इनको सीरियसली नहीं लेते थे और इन्होंने अपनी रेपुटेशन खराब कर ली. He died in 1351 due to illness while trying to suppress a revolt in Gujarat. और ये बीमार होकर मर गए. According to Badauni, the Sultan was freed of his people and they of him. और जो बदौनी है वो कहते हैं कि ना सुल्तान अपनी प्रजा को अपनी प्रजा मानता था और ना प्रजा सुल्तान को अपना सुल्तान. नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक. फिरोज शाह तुगलक को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके क्लास, थैंक यू.